हमारे देश का आखिर असली नाम क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार बहस होती रहती है, लेकिन इसका सबसे सटीक जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे संविधान की बिल्कुल शुरुआती पंक्तियों में ही छुपा हुआ है। आज हम इसी सच को समझेंगे और देखेंगे कि संविधान का पहला हिस्सा आखिर कहता क्या है। इंडिया, भारत या फिर हिंदुस्तान, ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या इंडिया नाम सिर्फ अंग्रेजों की दी हुई एक विरासत है या फिर भारत ही इस देश की एकमात्र सच्ची पहचान है? इन सवालों को लेकर काफी उत्सुकता रहती है ना, और यही उत्सुकता हमें इस मुद्दे की गहराई में ले जाती है। इस विषय के मूल आधार पर आते हैं। यहाँ सामने अंग्रेजी में लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशंस फाउंडेशन। दरअसल ये हमारे संविधान का एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है। बस एक आम सी लाइन लगती है देखने में, लेकिन इस छोटे से हिस्से में देश की पहचान के सबसे गहरे सच समाये हुए हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस पूरे देश की बुनियाद है। आइए अब इस एग्जैक्ट टेक्स्ट को ध्यान से देखते हैं। यहाँ लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक बार फिर इस पर गौर करते हैं। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखने में ये एक साधारण और अकेला वाक्य लगता है, लेकिन सच तो ये है कि इस एक लाइन के अंदर पूरे देश का ऐतिहासिक और संरचनात्मक अर्थ छिपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन नामों को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस लाइन का पहला हिस्सा हमें बताता है कि संविधान आधिकारिक तौर पर देश को दो अलग-अलग नाम देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दोनों ही नामों को बराबर का दर्जा दिया गया है और दोनों ही इस महान देश की पहचान का अटूट हिस्सा है। इन दोनों नामों का ऐतिहासिक संदर्भ बिल्कुल अलग है। एक तरफ इंडिया नाम है। ये नाम सिंधु नदी यानी इंडस रिवर से निकला है, जिसका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से ज्यादातर ब्रिटिश और बाहरी दुनिया किया करती थी। और दूसरी तरफ भारत है। ये नाम हमारे प्राचीन इतिहास से आया है, जिसका सीधा संबंध महान भारतवर्ष से है। तो एक तरफ भौगोलिक इतिहास है और दूसरी तरफ हमारी प्राचीन संस्कृति। यही वजह है कि यहाँ एक शानदार संवैधानिक समझौता देखने को मिलता है। संविधान बनाने वालों ने अपनी दूरदृष्टि का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने इन दोनों में से किसी भी ऐतिहासिक संदर्भ को खारिज नहीं किया। किसी एक नाम को नकार कर दूसरे को थोपा नहीं गया, बल्कि इस दोहरी पहचान को दोनों नामों के साथ पूरी तरह से स्वीकार किया गया। अब इस शुरुआती वाक्य के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देश की बुनियाद तय करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली शब्द का चुनाव किया गया है। ये शायद हमारे संविधान का सबसे पावरफुल वर्ड है। ये अचानक से नहीं लिख दिया गया, बल्कि इसे बहुत ही सोच समझकर एक बड़े मकसद के साथ चुना गया था, और वो शब्द है यूनियन। एक यूनियन और एक फेडरेशन के बीच का फर्क ही देश के वजूद को तय करता है। अमेरिका का मॉडल एक फेडरेशन का मॉडल है, जहां अलग-अलग राज्यों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया है और वहां उनके नियम बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका सीधा अर्थ है एक मजबूत केंद्र और एक ऐसा रिश्ता जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये कोई आम समझौता नहीं है। तो इस यूनियन का आखिर सरल भाषा में अर्थ क्या है? देखिए, देश अलग-अलग राज्यों से मिलकर जरूर बना है, लेकिन किसी भी राज्य को इस देश से अलग होने या टूटने का कानूनी अधिकार बिल्कुल नहीं है। एकता सर्वोपरि है। यहाँ केंद्र के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है और इस देश से अलग होने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। अब एक बहुत ही रोचक सवाल उठता है कि आज के वक्त में ये ढांचा क्यों मायने रखता है? ये जो कानूनी किताबों में लिखी बातें हैं, ये प्रैक्टिकल रूप से देश के नक्शे और भविष्य को कैसे असर करती हैं? चलिए इसे थोड़ा असलियत के धरातल पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही कानून दरअसल देश का नक्शा तय करता है। ये एक अकेला छोटा सा आर्टिकल बताता है कि देश का भूभाग क्या है, इसमें कौन कौन से राज्य हैं और कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं। इसका सरल सा मतलब है कि ऊपर जम्मू और कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों तक और बिल्कुल नीचे तमिलनाडु तक सभी इस विशाल देश का अटूट हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। इसी कानूनी आधार पर संसद यानी पार्लियामेंट की ताकत काम करती है। संसद को कुछ बहुत ही खास शक्तियां मिली हुई हैं। वो नए राज्य बना सकती है, पुराने राज्यों के नाम बदल सकती है और उनकी सीमाओं को भी बदल सकती है। ये शक्तियां इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि देश की बाहरी सीमा को बदले बिना अंदर के नक्शे को जरूरत के हिसाब से रूप दिया जा सके। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें हाल ही के उदाहरणों में मिलता है, जैसे तेलंगाना एक बिल्कुल नया राज्य बना और जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठित किया गया। ये बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं ऐसे ही अचानक नहीं हो गईं। ये पूरी तरह से उन्हीं संवैधानिक नियमों और संसद की उन्हीं शक्तियों पर आधारित थीं जिन्हें हमने अभी समझा। ये होती है कानूनी शब्दों की असली ताकत।
अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे भावनात्मक पहलू पर। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, ये तो सब जानते हैं। यहाँ अनेकों भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन इतनी भिन्नता होने के बावजूद ये वही संवैधानिक ढांचा है जो हर एक हिस्से को एक साथ बांध कर रखता है, एक मजबूत धागे में पिरो कर रखता है। तो आखिर में बात यही निकल कर आती है कि अलग संस्कृतियां होने के बावजूद पहचान सिर्फ एक है। चाहे वो इंडिया और भारत जैसे दो अलग अलग ऐतिहासिक नाम हों, या फिर यूनियन की कभी न टूटने वाली संरचना हो, ये सब मिलकर एक ही अटूट संदेश देते हैं। और वो संदेश है इस पूरे देश की एकता और संप्रभुता का। याद रखने वाली बात यह है कि ये दोनों नाम और ये संरचना मिलकर बस एक विचार को दर्शाते हैं। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये एक भावना है, एक शक्तिशाली एकता है। तो इस एक छोटे से आर्टिकल में छिपे इस बड़े सच को जानने के बाद अब अगला सवाल ये उठता है कि हमारे इस महान संविधान में और कौन से ऐसे छिपे हुए सच हैं जिन्हें खोजना भी बाकी है। चलिए इस नए सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।